8:15 पर अंगोला गे ने 31,000 फीट से तकरीबन 9.4 किलोमीटर की बुलंदी से लिटिल बॉय बॉम्ब को ड्रॉप किया। ये फायरबॉल 3 किलोमीटर रेडियस में फैली हीट ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि जहां जहां लोग बैठे थे वहां उनकी परछाई तक छप गई थी। आप इमेजिन करके देखें कि कितना खौफनाक मंजर होगा। जो लोग ब्लास्ट से जिंदा बच भी गए उन्हें रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से कैंसर और दूसरी बीमारियों ने मार दिया। इससे ये पता चलता है कि एटॉमिक बम का खतरा सिर्फ एक ब्लास्ट तक महदूद नहीं रहता। एक न्यूक्लियर बम किसी भी नॉर्मल बम से हजारों गुना ज्यादा तबाहकुन होता है। लेकिन फिर भी आखिर कैसे सिर्फ एक 10 फीट का बम इतनी तबाही ला सकता है? 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे के आसपास जापान में मंडे का दिन था, जो हिरोशिमा शहर के लिए एक आम दिन जैसे लग रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे। कोई ऑफिस जा रहा था, मार्केट्स रूटीन के मुताबिक खुल रही थी, मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ अगले कुछ ही मिनट्स में ये शहर पूरी तरह से राख में बदल जाएगा। याद रहे ये वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा था और अमेरिका का अगला टारगेट जापान का हिरोशिमा सिटी था। अब यूएस ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स क्यों गिराए ये तो एक अलग टॉपिक है, पर एक्चुअल क्या हुआ था उस दिन, किस तरह का मंजर था, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। हिरोशिमा एक अहम इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सेंटर था जहां बहुत सारी फैक्ट्रीज और फौजियों की छावनियां, मिलिट्री बेसिस मौजूद थी। इससे कुछ ही घंटे पहले रात के 2:45 पर अमेरिकन आर्मी के B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर प्लेन ने टीनियन आइलैंड से जापान के लिए टेक ऑफ किया, जिसका नाम अंगोला गे था। यह दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब था जो जंग में इस्तेमाल होने जा रहा था। यह लिटिल बॉय जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था। 7:30 पर दोनों पायलट्स मैप पर देखते हैं कि वो हिरोशिमा के काफी करीब आ गए हैं। 40 मिनट बाद सुबह 8:10 पर प्लेन ठीक हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंचा। इसके एग्जैक्ट 5 मिनट बाद 8:15 पर अंगोला गे ने 31,000 फीट से तकरीबन 9.4 किलोमीटर की बुलंदी से लिटिल बॉय बॉम्ब को ड्रॉप किया। अब आसमान पूरी तरह से क्लियर था, तो कुछ लोग इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे कि कोई चीज प्लेन से नीचे टपकी है, पर उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एक एटॉमिक बम है। ये 43 सेकंड्स तक हवा में गिरता रहा और 600 मीटर 1968 फीट की हाइट पर शिमा सर्जिकल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब का धमाका तकरीबन 15 किलो टन TNT जितनी ताकत रखता था। तेज रोशनी के साथ आसमान में एक फायरबॉल आग का गोला बना जो 7000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म था। ये फायरबॉल 3 किलोमीटर रेडियस में फैली हीट ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि जहां जहां लोग बैठे थे वहां उनकी परछाई तक छप गई थी। आप इमेजिन करके देखें कि कितना खौफनाक मंजर होगा। एक लम्हे में 80,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। तकरीबन 70% हिरोशिमा विद इन फ्यू मिनट्स तबाह हो गया। आसमान काले बादलों से छुप गया। लगभग 1,40,000 लोग बाद में रेडिएशन और इंजरीज की वजह से मारे गए, क्योंकि बॉम्ब से निकलने वाली रेडिएशन ने लोगों के जिस्मों पर बहुत बुरा असर डाला, जो महीनों तक लोगों को मारती रही। जो लोग ब्लास्ट से जिंदा बच भी गए उन्हें रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से कैंसर और दूसरी बीमारियों ने मार दिया। इससे ये पता चलता है कि एटॉमिक बम का खतरा सिर्फ एक ब्लास्ट तक महदूद नहीं रहता। एक न्यूक्लियर बम किसी भी नॉर्मल बम से हजारों गुना ज्यादा तबाहकुन होता है। इसका असर सिर्फ एक पल के लिए नहीं बल्कि महीनों, सालों और कभी कभी पूरा एक दौर तक महसूस किया जाता है। लेकिन फिर भी आखिर कैसे सिर्फ एक 10 फीट का बम इतनी तबाही ला सकता है? देखिए, एटॉमिक बम का काम करने का तरीका एक साइंटिफिक प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिजन पर बेस है। इसका मतलब है कि बहुत छोटे लेवल पर एटम्स को तोड़कर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज की जाती है। यह प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब का काम कैसे होता है। असल में इस बॉम्ब में कोई ऐसे एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो न्यूक्लियर फिजन का अमल शुरू कर सकें, यानी दो मुखालिफ मटेरियल्स, जैसे यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239। ये दोनों एलिमेंट्स काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और अगर इन्हें ठीक तरीके से कंप्रेस या बोम्बार्ड किया जाए
तो ये ब्रेकडाउन होके बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। हिरोशिमा की बॉम्ब में यूरेनियम 235 जबकि नागासाकी की बॉम्ब में प्लूटोनियम 239 इस्तेमाल किया गया था। जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का एक खास अमाउंट इकट्ठा किया जाए तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं। जब एक यूरेनियम या प्लूटोनियम का एटम न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो टूटकर काफी ज्यादा एनर्जी और नए न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। ये नए न्यूट्रॉन्स अलग एटम से टकराते हैं जो फिर और ज्यादा एटम को तोड़ देते हैं। ये प्रोसेस बहुत तेज होता है और मिली सेकेंड के अंदर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। अच्छा, इस चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। एक तो गन टाइप मेथड जो लिटिल बॉय बॉम्ब में यूज किया गया। इस तरीके में दो अलग अलग यूरेनियम के टुकड़े रखे जाते हैं। जब बॉम्ब गिरता है तो एक एक्सप्लोजिव चार्ज एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से टकराने के लिए जोर से पुश करता है। जैसे ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से मिलते हैं तो वही चेन रिएक्शन शुरू होता है जो एक्सप्लोजन तक ले जाता है। दूसरा इम्प्लोजन मेथड जो फैटमैन में यूज किया गया था। इस तरीके में एक गोल प्लूटोनियम का कोर होता है जो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। इसके इर्द गिर्द टीएनटी या दूसरे कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव लगाए जाते हैं। जब बॉम्ब गिरता है तो बाहर के एक्सप्लोजिव्स एक साथ फटकर प्लूटोनियम को अंदर की तरफ कंप्रेस कर देते हैं। फिर ब्लास्ट वेव तेज हवा और प्रेशर जो बिल्डिंग्स गिराने और लोगों को उड़ाने के लिए काफी होती है। इसके बाद हीट वेव इतनी गर्म होती है कि लोहा और पत्थर तक पिघल जाए। और आखिर में रेडिएशन ये इंसान के डीएनए तक को खराब कर सकती है और कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बन सकती है। हिरोशिमा में गिरने वाला बॉम्ब सिर्फ 15 किलो टन टीएनटी के बराबर था, फिर भी इसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। लेकिन आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स इससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। जहां एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करता है और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम्स को तोड़कर एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है और ये एटम्स को तोड़कर और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इतना पावरफुल होता है कि अगर एक बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब किसी शहर पर गिरा दिया जाए तो वो पूरी कंट्री को तबाह कर सकता है, जैसे कि जार बॉम्ब जो रशिया के पास है। अच्छा, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इसे एक चीज पता चलती है कि एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ एक साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ने ये दुनिया को बता दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ तबाही ला सकते हैं। आज भी दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अगर कभी एक न्यूक्लियर वार हुई तो ये दुनिया का आखिरी दिन और आखिरी वार होगी।